गिर पर्वत, ध्यान से देखिए इधर गुजरात को, ये एरिया क्या कहलाएगा? कच्छ। क्या कहलाता है? कच्छ। और ये सौराष्ट्र। गुजरात में दो प्रमुख नदी है, सीधे नीचे उतरेगी साबरमती, ऐसे घूम के आएगी माही नदी। तो कर्क रेखा जो यहाँ से गुजर रही है, कर्क रेखा, तो माही, साबरमती नदी तो एक ही बार कर्क रेखा काटेगी, लेकिन माही नदी मध्य प्रदेश से आके कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। कर्क रेखा को कितनी बार काट देती है? 2 बार। ये कर्क रेखा हो गया। तो माही नदी मध्य प्रदेश राजस्थान होकर गुजरात से यहाँ गिर जाती है। कौन सी नदी? माही। ये वाली साबरमती। साबरमती एक समय था सबसे प्रदूषित नदी थी साबरमती, अभी बहुत स्वच्छ हो गई है साबरमती नदी। तो गुजरात में ये 2 नदियां हैं, इधर से 2 नदी जाएगी, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और, तो ध्यान दीजिएगा, तो गुजरात का ये एरिया काफी ज्यादा सिंचाई वाला हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर देखेंगे तो इस एरिया में पूरा का पूरा क्या रहेगा? सूखा। तो इसीलिए यहाँ सरदार सरोवर बांध बना के पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी ओर नहर के निर्माण के लिए। तो गुजरात तो आप देख लिए, गिर पर्वत गुजरात में, गिरनार पहाड़ी या गिर टाइगर के लिए या शेर के लिए? बब्बर शेर के लिए। बब्बर शेर के लिए जो लॉयन होता है। हालांकि टाइगर ज्यादा अच्छा होता है, मजबूत होता है, साफ सुथरा होता है, सब कुछ होता है। शेर बस अगवा ठीक लगता है, पीछे से कुत्ता लगता है। शेर का बस अगवा वाला मुंह में खूबसूरत लगता है, कितना बाल वगैरह रहता है ये सब में। लेकिन टाइगर हर मामले में जबरदस्त। पर टाइगर क्या होता है ना, जिद्दी नहीं होता है। टाइगर जिद्दी नहीं होता। शेर बाप रे बाप, बहुत ईगोइस्टिक होता है। समझा? जंगल का राजा कौन होता है? वो बहुत होता है, उसमें प्यार कर रहा है और उसका पेट भर गया, कोई दूसरा जानवर आएगा जैसे टाइगर है, खा रहा है, उसका पेट भर गया, मान के चलिए भैंस मार दिया तो पूरा तो खा नहीं पाएगा, आधा खा लिया छोड़ दिया। दूसरा कोई खाएगा, इसका पेट भर गया तो छोड़ देगा, खा ले आप। शेर अगर मार के खाया है, दूसरा कोई खाएगा, कहेगा राजा के साथ बैठ के खाएगा तुम, तुम्हारा इतना हिम्मत। जंगल में आज भी जात पात चलता है। नहीं समझ में आ गया? तो शेर बहुत जातिवादी होता है, जात पात कहता है, तू हमारे साथ बैठ के खाएगा। बहुत दिल, आप देखेंगे ना पूरा पड़ेगा। चिड़ियाघर वगैरह गए? यार हमारा तो खुद का चिड़ियाघर, हमारा तो अपना चिड़ियाघर है, सुबह 7 बजे से हम चले आते हैं। हम अपने चिड़ियाघर में सुबह 7 बजे से देखभाल चालू कर देते हैं। समझा? अब देखते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान। गुजरात। राजस्थान। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा, जनसंख्या के मामले में बहुत बड़ा हो गया उत्तर प्रदेश। तो शुरू से ही जनसंख्या ज्यादा रही है। पुराना नाम इसका यूनाइटेड प्रोविजन था। पुराना नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविजन था। अब उत्तर प्रदेश को ना अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पहाड़ वगैरह नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश का जो पहाड़ था वो अलग कर दिया गया उत्तराखंड। पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही में थे, सन 2000 में इसे क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो अब उत्तर प्रदेश में पहाड़ बचा? अब उत्तर प्रदेश में पहाड़ नहीं बचा। तो ये तो उत्तराखंड है, हटा देते हैं उत्तराखंड को। ध्यान से देखा जाए, ये क्या हो गया बाबू? उत्तर प्रदेश। इसको भौगोलिक रूप से देखिएगा तो जो पश्चिम प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, वहां दिल्ली का कल्चर दिखेगा, वहां की भाषा में भी दिल्ली के कल्चर दिखेगा। और जो पूरब का क्षेत्र है उसे हम पूर्वांचल कहते हैं, जिसमें बिहार टाइप का कल्चर दिखेगा, भोजपुरी बोली जाएगी इधर में। समझा क्या? और उधर वहां पे मैंने खाना खा लिया, तुमने खाया कि नहीं खाया? ये उधर वाला, इधर बिहार वाला। हम खाना खाई नहीं है, तू खैलोगी ना? पूरे यूपी में ना दो कल्चर देखने को मिलेगा। तो पूर्वांचल किसे कहा जाता है? हाँ, यूपी के पूर्वी भाग को क्या कहेंगे? पूर्वांचल। और बिहार के पूर्वी भाग को सीमांचल। बिहार के इस भाग को सीमांचल। और यूपी, बिहार में सीमांचल बिहार की तुलना में काफी पीछे हो गया। उसी तरह यूपी में पूर्वांचल यूपी की तुलना में थोड़ा सा पीछे हो गया है। बुंदेलखंड तो और ज्यादा पिछड़ गया। यूपी को ना ये वाला एरिया को हम कहेंगे पश्चिम प्रदेश, और निचला एरिया कहते हैं बुंदेलखंड। क्या कहेंगे? बुंदेलखंड। और इधर वाले एरिया को पूर्वांचल। तो ये क्या हो गया? पूर्वांचल। आइए बुंदेलखंड। आइए पश्चिम प्रदेश। कौन सा प्रदेश? पश्चिम। और बीच वाला अवध। अवध, ये पूरा एरिया क्या कहलाता? अवध। राजधानी लखनऊ। पहले एरिया था अवध। यहाँ की होली बहुत फेमस है। होली खेले रघुवीर आया अवध में। कहाँ पे? अवध। तो हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश में पहाड़ वगैरह तो मिलेगा नहीं। नदियों का, नदी बहुत ज्यादा है। गंगा नदी, यमुना नदी, घाघरा, सरयू, शारदा, गोमती,
कितनी नदियां हैं सब। मध्य प्रदेश की नदियां भी उत्तर प्रदेश में चली जाती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहाड़ है, तो यहाँ की पहाड़ वाली नदियां कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड और ये नेपाल की भी नदियां कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और इतनी नदियां यहाँ पे पूरा पानी हो जाता है, पानी ढकेल देता है बिहार में, यहाँ जमा हो जाता है पानी। यहाँ निकालने की व्यवस्था नहीं है। बिहार में बाढ़ निकालने की समस्या बहुत ज्यादा है, बाढ़ का, वहां से पानी इधर चला जाता है। जिस लेवल का मानसिक गुलाम बना के रखा है यहाँ के लोगों को ना, वो लोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। समझ गया? आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कैसे मानसिक गुलामी होती है। 150 रुपया छोटे बच्चा को दे दीजिए, आपको बहुत मानेगा वो। क्या वो 150 रुपया उसके किसी काम का रहेगा? लेकिन उतने में खुश है। कुछ ऐसा ही हाल बिहार का है। इस राज्य में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं है, उस राज्य का हर बच्चा कहता है कि अब सड़कें ठीक हो। सोचिए कि जिस राज्य में एक भी एक्सप्रेस वे ना हुआ हो, उस राज्य का बच्चा बच्चा ये कहता है कि अब सड़कें ठीक हो गई हैं। किस कदर तोड़ा गया है इसको। उत्तर प्रदेश में नॉट हो एक्सप्रेस वे बना दिया लाइन से। योगी आदित्यनाथ को जैसे लग रहा है कि कसम खा के रख लेंगे, कुछ दिन में लगता है पूरा यूपी में ढाल दे, तक पूरे डाल दो भाई, पूरे क्या हो जाएगा एक्सप्रेस वे। इतना एक्सप्रेस वे बनाया गया है, इतना एक्सप्रेस वे, मतलब एक्सप्रेस वे की चौड़ाई जो होती है एक साइड की इतनी होती है, क्लासरूम में इतना। एक्सप्रेस वे में 6 लेन का एक्सप्रेस वे, 3 जाने के लिए 3 आने। और इतना ही नहीं, जो 3 जाने के लिए ना, उसके बाद एक इमरजेंसी लेन होता है, उसमें गाड़ियां चलाई नहीं जाती है, बट उसमें गाड़ी अगर बिगड़ गई तो उसमें रख दीजिए ले जाके साइड में, बाकी गाड़ियों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो एक्चुअल में वो होता है 8, बट उसे इमरजेंसी लेन बोलते हैं। 3 जाने के लिए एक एक्स्ट्रा, 3 आने के लिए एक एक्स्ट्रा। कभी जाम लगेगा? कोई भी कंपनी वाले हैं जो डेवलपमेंट, देखिए जो बहुत अमीर होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं ना, वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए जरूरी। वरना जिनके पास पैसा नहीं है या कम पैसा है, वो तो गाड़ी भी खरीद लेते हैं तो ड्राइवर नहीं रखेंगे। आप समझिए, तो ड्राइवर रख लेना एक छिपा हुआ आपको रोजगार दिख रहा है। अगर कोई ठीक ठाक आदमी है तो देखिएगा उसके अंदर एक ड्राइवर, एक सफाई कर्मी, एक बर्तन धुलने वाली, एक खाना बनाने वाली, एक सब्जी उब्जी खरीदने, 5-6 आदमी को रोजगार दिए हुए आसपास में। तो ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा रहेगी तो ज्यादा अच्छा है। इस एरिया में इतने एक्सप्रेस वे हैं का कोई हद नहीं। यहाँ मेरठ से उठा के लेके चला गया एक्सप्रेस वे को, मेरठ से एक्सप्रेस वे उठा के प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे नाम रख दिया। यहाँ शामली है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से उठा के एक्सप्रेस वे गोरखपुर तक ले आ दिया, गोरखपुर शामली एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे क्या नाम है, बक्सर के पास से, यहाँ से उठाया बक्सर जैसे खत्म होता है बलिया से, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ ले आ दिए, लखनऊ से आगरा तक एक्सप्रेस वे आ गया है, आगरा से नोएडा तक एक्सप्रेस वे आ गया है, दिल्ली से यहाँ पे ये दिल्ली है, दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस वे आ गया है, झांसी से ये क्या नाम है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आ गया है। इतना एक्सप्रेस वे, पूरी सड़कें क्या हो गई हैं, एक्सप्रेस वे से भर गई। दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। किसमें है? उत्तर प्रदेश। यहाँ एक भी एक्सप्रेस है? पश्चिम प्रदेश हो गया, ये क्या हो गया? पूर्वांचल। एकदम ऊपर दिखेगा जगह मिलेगा सहारनपुर, उत्तर प्रदेश का एकदम ऊपरी जिला सहारनपुर। किसी को दिक्कत? सर प्रेमानंद जी महाराज बीमार चल रहे हैं, गधा उल्टा सीधा अफवाह मत फैला, मेरा दिल का धड़कन रुक गया। फेक न्यूज मत फैलाओ, गधा कहीं का, हमारा दिल का धड़कन रुक गया एकदम। यहाँ पे बीमार पड़े हैं, इसे उल्टा सीधा न्यूज मत फैलाओ, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है ना। गधा कुछ से कुछ कमेंट में लिख रहा है, पूरा मेरा चेहरे उतार दिया एकदम। यहाँ पे शौक हो गए हम इसका कमेंट पढ़ के, पगला कहीं का। यहाँ पे ऐसा गलत अफवाह नहीं। इस कलयुग में वैसे महान लोग हैं। सहारनपुर कौन जगह है? सहारनपुर मिल गया, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊपरी जिला। उस सहारनपुर में एक जगह मिलेगा देवबंद, मिला देवबंद। मुसलमानों का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मदरसा है तो देवबंद है। वो एक यूनिवर्सिटी की तरह, वहाँ वीसी होते हैं, वाइस चांसलर, समझ आ गया कि नहीं? वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध मौलाना साहब है मदनी साहब, बड़ा सोच समझ के बयान देते हैं सब चीजों को। तो जितने भी धर्म गुरु हैं, चाहे जिस धर्म के हो, उन लोग का जो बयान होता है ना, बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वो लोग आईना होते हैं, लोग एक तरह के समाज का। अभी तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए हैं, क्या नाम है, आमिर खान मुत्तकी, वो आए हैं भारत दौरे पे। और कहाँ गए थे? देवबंद, वहां पे मदरसे में मिलने के लिए। वहां पे बाद में भारत में मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारा अफगानिस्तान से बहुत बेहतर संबंध है और प्राचीन संबंध है। अफगानिस्तान के अंदर का गंधार, हमारे महाभारत पढ़ेंगे, गांधारी का था।
किसका था? गांधारी का था। यहाँ पर प्राचीन काल में देखिए महात्मा बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा अफगानिस्तान में थी, बामियान में थी। और हम बिहारियों से अफगानिस्तान का अच्छा संबंध है, दहेज में मिला था पूरा अफगानिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य को। एरिया अराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिस पेमियाई उस समय उसका नाम था, अभी का नाम काबुल, कंधार, मकरान और हेरात है। तो हम लोग के तो दहेज की जमीन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? समझ में आ गया? तो अमीर खान मुत्तकी तो हम बिहार वाला तो भैया आपका देश हम लोग के दहेज की जमीन पे था। खैर इतिहास में सीमाएं बदलती, लेकिन भारत से अफगानियों का अच्छा रिश्ता है। समझ में आ गया? तो भारत आए हैं, अच्छी बात है। तो मीडिया वाली पूछ रही थी सब कि हमसे सवाल पूछने नहीं दिया गया, हम लोग को बाहर कर दिया गया। भैया तालिबान ने महिलाओं का एजुकेशन बैन किया, ये गलत है। लेकिन नहीं, जो महिला पत्रकार कूद रही हैं सब कि हमको सवाल पूछने नहीं दिया गया, ये सोच रहा पहले तुम अपने देश के नेता से पूछ के दिखाओ ना। थोड़ा देर बेचैनी मचल है इनको कि हमको विदेश के नेता से पूछेंगे, अपने देश के नेता से पूछ। हाँ, एक कायदे की महिला यूनिवर्सिटी खोल के दिखाया है, एक कायदे की महिला यूनिवर्सिटी सरकारी स्कूल। खैर उनके देश का अपना मामला है। हम लोग का मतलब यह है कि अफगानिस्तान को बैलेंस करना है, वरना वहां पाकिस्तान या चाइना एंट्री कर गया तो हम लोग के लिए दिक्कत है। हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और दुश्मन का दुश्मन अफगानिस्तान, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। नहीं समझ में आ गया? और अफगानी बहुत खुददार होते हैं। इंडिया मैच जीतती है ना, तो इंडिया के बराबर सेलिब्रेशन अगर किसी देश में होता है तो अफगानिस्तान में होता है। समझ में आ गया? इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है ना, तो इंडिया के अलावा एक ऐसा देश है जो हिंदुस्तानियों की तरह चाहता है कि इंडिया जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए, वो है अफगानिस्तान। तो पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन अगर अच्छा है ना, तो नेता टू नेता कनेक्शन भी ठीक रहेगा। पब्लिक टू पब्लिक कनेक्शन खराब नहीं होना चाहिए। तो हम सबका, हम भारत में भी कभी किसी अफगानियों के साथ हम लोग ने दुर्व्यवहार नहीं किया। अब पाकिस्तानियों को तो देखना नहीं चाहते हैं, उनका काट डालेंगे हम लोग यहाँ पर, हम बिरयानी खा जाएंगे कच्चे उसका। हम तो सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, छोटा सबसे। इसलिए नहीं कि हमारा कुछ बिगाड़ा है, हमने ये देखा है कि पूरे एक कौम को बदनाम कर दिया, पूरे कौम को बदनाम कर दिया। बताइए, अल्लाह अकबर करके बंदूक चलाता है, वो भी मोहम्मद साहब जो वजू बना रहे थे तो चींटियों पे पानी जा रहा था तो जगह बदल दी। अब तुम उन्हीं का शिक्षा लेके गोली मारता है, कहता है कि अल्लाह हमको जन्नत भेजो, थोड़ा इंतजार कर रहा है अल्लाह से। नहीं समझ में आ गया? बड़ मार मारेगा। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा मदरसा देवबंद होता है। देवबंद मिल गया, देवबंद। देवबंद के नीचे देखिएगा बागपत मिला, शामली और बागपत। शामली मिला, शामली मिल गया, बागपत मिल गया। शामली हरित क्रांति का केंद्र क्या था? हाँ, हरित क्रांति का केंद्र शामली क्या था? हरित क्रांति पैदावार बढ़ाइए, खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था। कहा गया था आप उचित खाद का प्रयोग कीजिए, उन्नत कैटेगरी के बीज का प्रयोग कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज भी हमें अब हम लोग को दोबारा एक न्यू हरित क्रांति की जरूरत है। उन्नत बीज की बहुत ज्यादा कमी है। आप देखिए, सबको पता है कि बासमती चावल महंगा होता है, सबको पता है, लेकिन बासमती प्रॉपर मात्रा में उग पाता है नहीं। तो हमारे साइंटिस्ट को जरूरत है कि बासमती का क्रॉस ब्रीड निकाला जाए कि जो नॉर्मल किसान उगा रहा है उसके खेत में भी कैसे हो सकता है। पूरा 100% तो उस टाइप का बासमती नहीं होगा, अरे भैया 80% भी मैच कर जाए तो जो वो वाला चावल धान बेचता है बेचारा 30-35 रुपया में, बासमती रहेगा तो 70 रुपया में बेच देगा, नहीं बेचेगा। अभी नॉर्मल धान देखते हैं 25 से बिकना चालू हो जाता है, 25, 28, 30 मरण हो जाता है बेचारा किसान सबको। हाँ, अरे वो तो और गांव वाला में तो और लूट लेगा, वहां जाएगा तो 15-20 रुपया में निकाल लाएगा। ये जो नॉर्मल हम लोग ठीक ठाक चावल मिलते हैं ना, जिसको महीन बाहर यहाँ पे, नहीं तो वहां पे तो गांव में किसान सबसे गेहूं खरीदना चालू करता है 14 से 16 रुपया में, और धान खरीदना चालू करता है 16-17 रुपया से। वहां से तो किसान को उसका बच रहे तो मुआ दे उसको, नहीं समझे? और जो 6 महीना मेहनत किया उसका क्या हाल होता था। लेकिन अगर वही बासमती होने लगे तो कितना, तो एस स्वामीनाथन ने इस पे विचार किया था और उन्होंने पैदावार बढ़ा दिया था। उन्होंने क्या किया था? पैदावार बढ़ा दिया था। मकई का खेत देखो, मक्का जो होता है उसका भी पैदावार हम लोग के लिमिटेड है, जबकि मक्का का यूज सबसे ज्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री में, जितना मुर्गी खाना खाती है ना, वो मकई का दर के उसको मक्का दिया जाता है, सोयाबीन दिया जाता है। मक्का सोयाबीन थोड़ा सा अंडा देने वाली है तो पत्थर, अंडा नहीं देने वाली है तो पत्थर नहीं मिलाया जाता, क्योंकि पत्थर नहीं मिलाएंगे ना कैल्शियम उसके शरीर में कम हो जाएगा, तो अंडवा का खोल कम हो जाएगा, अंडवा छोटा छोटा देने लगेगी। समझ में आ गया कि नहीं? लोग कहेंगे तो नाबालिग मुर्गी। हरित क्रांति का केंद्र बासमती बिहार में होता है, मोतिहारी साइड में, चंपारण मोतिहारी में, उधर कतरनी चावल होता है, बासमती होता है, ये सब ठीक ठाक चावल है यहाँ पे। तो किसानों को देखो भैया, आप उनकी जमीन तो बढ़ा नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट उनका पैदावार बढ़ा दीजिए। पैदावार नहीं बढ़ा पाते हैं तो उनकी क्वालिटी बढ़ा दीजिए यहाँ पर, नहीं समझे? अगर जैसे गन्ना है, हम पातर पातर गन्ना होते हैं, अगर उसी को जेनेटिकली मॉडिफाई करके थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा दिया जाए यहाँ पर, तो ये सब चीजों पे जो साइंटिस्ट वाले हैं वो करेंगे। क्या इसको किसान नहीं कर सकते? और ये भी नहीं है कि हम जो बोल रहे हैं एक दिन में हो जाएगा, लेकिन इतना याद रखिए, आपने शुरुआत नहीं किया तो कभी नहीं होगा, नहीं समझे? राइट ब्रदर्स ने जो जहाज बनाया था वो कोनो काम का जहाज नहीं था। आज का जहाज देख लीजिए, बन गया कि नहीं बन गया? पहला मोबाइल आया था तो टुकटुकुआ बटन वाला सांप वाला गेम होता था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज हुआ कि नहीं हुआ? क्यों?
क्योंकि कंटिन्यूअस उस पर रिसर्च होते गया। किसानों को हम लोगों ने क्या कर दिया, छोड़ दिया। ये बात जानते हुए कि एचएफ गाय 55 लीटर दूध देती है, मानते हैं थोड़ी सी क्वालिटी कम होती है, लेकिन अगर हर एक गाय उतना दूध देने लगी तो कम से कम उस गरीब तक को तो मिलेगा जिसको दूध की मात्रा उपलब्ध ही नहीं होता। थोड़ा क्वालिटी कम मिलेगा, क्या दिक्कत है, वहां उपलब्ध तो रहेगा ना भैया। जिसको जब अच्छा क्वालिटी लेना, जाओ ना गिर गाय का दूध पियो, 200 रुपया लीटर। कृष्ण भगवान गिरे गाय चराते थे, उनका सबसे प्रिय गाय थी गिर। बहुत महंगा आता है गिर, एकदम लाल कलर की होती है, एकदम लाल, इतना बड़ा बड़ा कान होता है, सींग निकला नहीं रहता, सींगवा ऐसे लटकल रहता है यहाँ पे। बहुत सीधा गाय होते हैं। गाय तो सबे सीधा होते हैं, बशर्ते घुसियाए नहीं। अरे सोचा घुसिया गई तो सब सीधापन निकाल देगी। उसके नीचे देखिए आपको बागपत मिलेगा बागपत। बागपत जो कि दिल्ली के पास वाला एरिया हो जाता है, वहां गरुड़ कमांडो जो है सब एयरफोर्स के, उनका बेस स्टेशन बना दिया गया है। गरुड़ कमांडो देखिए, हर कमांडो की ट्रेनिंग अलग होती है। जैसे एनएसजी कमांडो को पानी में लड़ाने की दीजिएगा ट्रेनिंग नहीं मिला, एनएसजी कमांडो को जहाज पे लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। तो सब कमांडोज की ट्रेनिंग अलग अलग होती है। तो रेलवे भी अपने लिए अलग कमांडो बना दिया है, क्योंकि रेलवे को पता है जो कमांडो रहेगा दिन भर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा ट्रेन के हिसाब से, ट्रेन में इधर से घुस सकते हैं, कैसे चढ़ सकते हैं, उसी हिसाब से ट्रेनिंग होती है। तो एयरफोर्स के कमांडोज कौन होते हैं, गरुड़ कमांडो। कौन कमांडो, गरुड़ कमांडो। यहाँ पे बागपत। आज जबकि हरियाणा पढ़ा थे तो याद करिए, मानेसर में एनएसजी कमांडो थी, मानेसर में एनएसजी कमांडो का मिल गया। यहाँ पे बागपत, किसी को दिक्कत, बागपत के नीचे आएंगे दिल्ली मिलेगा, दिल्ली मिल गया दिल्ली। तो भैया तो दिल्ली तो ये पूरा यही है, दिल्ली का पूरा एरिया ही यहाँ है, दिल्ली मिल गया दिल्ली। अब उसके पास देखिए इधर मेरठ मिलेगा, मिल गया मेरठ। बटे 1857 की क्रांति कहाँ से चालू हुई, हाँ मेरठ। क्रिकेट के बैट बल्ले ये सब ज्यादातर कहाँ बनते हैं, मेरठ। किताब कॉपी ये ज्यादा कहाँ छपता है, मेरठ। तो आप सब लोग मेरठ की नान खटाई तो खाए होंगे, ठेला पे लेके मेरठ वाली नान खटाई खानी है। गांव गांव में भर हल्ला कैले हुआ हमें, नहीं देखते रिकॉर्डिंग में जाता है, नहीं नहीं हमको तो भाई मेरठ वाली नान खटाई खानी है। गांव में खूब बेचता है नान खटाई, कहाँ की, मेरठ की, मेरठ की नान खटाई। आ गया। मेरठ के बाद मुरादाबाद भी मिलेगा, मेरठ के बाद क्या मिलेगा, मुरादाबाद। मुरादाबाद मिल गया। मुरादाबाद का बिरयानी बड़ी फेमस है जी, पूरे इंडिया फैल गया मुरादाबाद का कुजीन। मुरादाबादी बिरयानी व्हाइट कलर का होता है एकदम, हैदराबाद वाला एकदम रेड कलर का रहे, समझा क्या। कोई चीज अच्छा टेस्टी देखो, टेस्ट और सुंदरता ये डिफर करने वाली चीज है, ये किसी पे फिक्स नहीं होता। किसी को जलेबी अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को समोसा अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा ही नहीं। हम समोसा खाइबे नहीं करते हैं, हाँ, लेकिन समोसा का चाट खा लेंगे। ऐसे समोसा नहीं खाएंगे, क्योंकि समोसा का टेस्ट समोसा पे डिपेंड नहीं करता है। समोसा का टेस्ट उसके अंदर जो चोखा भरा है उस पर डिपेंड करता है। कौन कुछ भर देता है, नहीं जा, इसका मतलब कुछ भर दोगे, अरे दाल चावल से खाने वाला अलग होता है चोखा, समोसा में भरने वाला। हाँ, मेरठ से वापस आइए आप लोग दिल्ली के पास, वहां पढ़िए, देखिए नोएडा लिखा होगा, लिखा नोएडा, एकदम प्लान शहर सिटी कौन सा है, नोएडा। वहीं पे होगा गाजियाबाद, नोएडा के बाद मिल गया गाजियाबाद। आप जाइएगा तो कहाँ मेरठ में कब गाजियाबाद आ गया, कब नोएडा आ गया, कब दिल्ली आ गया, कब गुड़गांव आ गया, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे सब एक जैसे हो गया। हाँ, अंतर कैसे लगेगा, एकदम कंजस्टेड है तो समझिए गाजियाबाद है। दिल्ली तो ऐसे दिल्ली लग जाएगा, पुराना टाइप का रहेगा, दिल्ली हो गया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, हरियाली नहीं है तो गुड़गांव। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में पूरा हरियाली भरा हुआ है, नोएडा। नोएडा और गुड़गांव में कंपटीशन होता है, नोएडा वाला कहता है गुड़गांव कैसा है, गुड़गांव वाला कहता है नोएडा कैसा है। लेकिन दोनों सिटीज की मेंटेलिटी भी अलग अलग है, दोनों लेकिन आईटी सिटीज है। एक जगह थोड़ा सा खुला खुला है, गुड़गांव थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गया। रूपा सिंह हमको 1 लाख प्राइज दे दीजिए, प्राइज का इनाम दे दीजिए। अजब हाल है भाई, सब कौन जी 1 लाख का प्राइज दे दीजिए, 1 करोड़ का बोलना चाहिए। हम लोग एजुकेशन वाला ही काम ना करेगा आदमी। मैं 1 रुपया दहेज दूंगी, तुम्हारे पे डिपेंड होता है क्या, तुम जॉब ले लो 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, बढ़िया जॉब लो एकदम बढ़िया से। तो भाई दहेज वेज के हम खिलाफ हैं, और हमरे से आके कहोगे कि दहेज दे दीजिए, और ऊपर से कि 25 लाख मांग रहा है, वो लड़का कैसे अच्छा है। सबसे बड़ा सोचने वाला चीज है कि लड़का कैसे अच्छा है, भिखारी है वो। कभी भी दहेज वेज के लिए नहीं रहना। अब वो हमरा से बोला, हम दिन भर शराब के खिलाफ बोलते हैं, कोई कहेगा कि सर कुछ पैसा दीजिए ना, शराब का फैक्ट्री लगाना है। हम कह रहे हैं भैया वो तो कम से कम हमारा छोड़ दे यार। हाँ, आगे बढ़े। तुम लड़की लोग दहेज आसपास बोल देना कि दहेज नहीं लीजिएगा लोग, तो हम घर बहुत अच्छा से रखेंगे, और लीजिएगा तो भी ठीक है रखेंगे, तो उतना में समझ जाएगा वो। लेकिन तुम लोग कभी लड़ी ही नहीं अपने लिए, फैशन के सिवा किसी चीज के लिए नहीं लड़ी लोग। इस दिन ये हो जाए कि भैया गारंटेड हम लेते हैं, तो अगर दहेज नहीं लेंगे तो घर अच्छा से रखेंगे, और नहीं दहेज लोगे तो कोई ठीक नहीं है।
ड्राम और हम भी जानते हैं। अब एकदम ड्राम वाला चीज तो बहुत खराब है, उतना नहीं करना है, किसी को जान थोड़ी ले लेना चाहिए, वो एकदम एक्सट्रीम चीज होती है, गलत है। बट अगर आप लोग के हाथ में, आप 5 साल के अंदर दहेज खत्म कर सकती है। बस जो दहेज नहीं लिया उसके घर जाके मत लड़ो। दिक्कत क्या हो जाता है पता है, कई आदमियों से हमने ये बात सुना है, हम लोग दहेजो नहीं लिए थे, सोच के आए थे कि ठीक ठाक लाएंगे, कोनो बहुत बड़ो घर से नहीं लाए थे, अभी कोई दिक्कत। जब ये जब समाज में सुनने को आ जाएगा ना, तो एक आदमी 1,000 को भड़का देगा। समझना क्या, ये चीज बस नहीं आनी चाहिए। बाकी अब आप लोग को कौन समझाया। नोएडा समझ में आ रहा है, दिल्ली समझ में आ गया। अब यहाँ मेरी ओर ध्यान से देखना, दिल्ली का एक हिस्सा, दिल्ली का एक हिस्सा यूपी से है और 3 हिस्सा हरियाणा से है, 3 हिस्सा हरियाणा। तो जो दिल्ली का हिस्सा यूपी से सट रहा था ना, तो यहाँ यमुना नदी आती है, तो यमुना नदी के इस पर यूपी हो जाता है। यमुना नदी, तो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर कौन बनाता है, यमुना नदी। इस यमुना नदी किनारे पे एक शहर था ओखला। ओखला दिल्ली का जो शहर, दिल्ली का जो कॉलोनी था, उस कॉलोनी का नाम क्या था, ओखला। ओखला के बाद क्या था, यमुना नदी। यमुना नदी, ओखला में आबादी बढ़ गई थी। ओखला में यूनिवर्सिटी वगैरह है, सब जामिया यूनिवर्सिटी है, ये सब चीज किस एरिया में है, उसी एरिया में, ओखला साइड में है। ओखला, जाकिर नगर, पटला हाउस, शाहीन बाग, ये सब किधर है, उसी ओखला, ओखला साइड है, उसी एरिया में, आसपास में। ओखला छोटा नहीं है भैया, बहुत बड़ा एरिया। बट दिल्ली का वो एरिया जो यूपी सटता है, उसके बाद क्या आ जाता है, यमुना नदी। क्या आ जाता है, यमुना नदी। तब सोचा गया ना कि क्यों ना हम लोग ओखला को और बड़ा बनाया जाए, यमुना नदी के उस पार बसाया जाए। यमुना नदी के उस पार किसानों से सारी जमीनें खरीद लिया गया और न्यू ओखला बसा दिया गया। क्या बसाया गया, ओखला की जगह क्या बसाया गया, न्यू ओखला। और वहां इंडस्ट्रीज भर दिया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्या किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और इसके लिए एक अथॉरिटी बना दी गई। सरकार ने कहा कि हम नहीं देखेंगे, ये अथॉरिटी का काम है कि जो न्यू ओखला है वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा किया या नहीं किया। अरे भैया गवर्नमेंट साल में एक बार जगह कि कहां तक डेवलपमेंट हुआ है कहां तक नहीं हुआ है, तब तक क्या होगा, और एक अथॉरिटी बना देंगे, उसका डेली का काम रहेगा। देखो यहाँ पे जो एरिया जंगल के लिए है कि नहीं है, ग्रीन एरिया है कि नहीं, स्कूल ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, फायर ब्रिगेड सही है कि नहीं, पूरा एकदम डेवलपमेंट कर दिया गया और फिक्स कर दिया गया कि ये एरिया इंस्टीट्यूशनल, मेडिकल, कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल सब बना के एकदम फर्स्ट क्लास सड़क वड़क बना दिया गया यहाँ पे। और कौन देख रेख कर रहा था, ये अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, न्यू ओ से ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, नोएडा। उसी शहर का नाम क्या है, नोएडा। क्या नाम है, नोएडा। और ओखला में एक यमुना नदी है, बस कौन सा है, यमुना नदी। आज नोएडा पूरी दुनिया का वर्ल्ड लेवल का शहर है, नोएडा वर्ल्ड लेवल का शहर है। और उस नोएडा में बन रहा है जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा 2060 तक। अभी चालू हो जाएगा अगले साल। बट एयरपोर्ट ना फेजेज बाई फेजेज में बनता है, पहले एक रनवे चालू कर दे, फिर इस पे चलते रहेगा, फिर दूसरा रनवे चालू करेंगे, फिर तीसरा, ऐसे 6 रनवे चालू करने का प्लान है। अभी इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो है दिल्ली एयरपोर्ट, 4 रनवे, कितना रनवे, 4, और चौथा रनवे पिछले साल चालू है। ऐसा नहीं कि बहुत पहले चालू हो गया, पिछले साल चालू हुआ। और टर्मिनल 1 तो इस साल चालू हुआ, पिछले साल चालू हुआ था ना तो गिर गया था, इस साल चालू हुआ टर्मिनल 1। और टर्मिनल 2 को तोड़ के फिर से बना रहा है। तो एयरपोर्ट कोई एक दिन का चीज नहीं होता है, धीरे 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 डेवलप होते रहता है। बट प्लानिंग उसी हिसाब से। जेवर एयरपोर्ट, नोएडा में कौन सा एयरपोर्ट बन रहा है, जेवर एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। सब बहुत आधुनिक शहर है, इतनी इंडस्ट्रीज है सब नोएडा में, जो गुटखा, पान मसाला, सब चीज का इंडस्ट्रीज कहाँ है, सब नोएडा में। ऑफिस वगैरह सब कहाँ है, नोएडा। इंडस्ट्रीज है, ऑफिस है, पब्लिक के लिए रेसिडेंस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब नोएडा बहुत डेवलप हो गई। गुड़गांव, नोएडा, चंडीगढ़, पुणे, ये सब तो एडवांस शहर बसाए गए आजादी के बाद। और कौन सा शहर बसा है आजादी के बाद, यही तो गिनती के शहर बसाए गए। एक तो इधर देख रहे हैं, तो ढोलेरा बन रहा है, ढोलेरा। गिफ्ट सिटी तो बन गया गुजरात का, गिफ्ट सिटी क्या हो गया, बन गया। किसी को दिक्कत, इंडस्ट्रियल एरिया है कि नहीं है। उत्तर प्रदेश को केवल नोएडा से इतना इनकम आ जाता है, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, इस एरिया से कि पूरी इकोनॉमी संभाल सकता है। मतलब पूरे बिहार में जितना इंडस्ट्री नहीं है ना, उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके नोएडा अकेले दे देता है। यहाँ पे इतना ज्यादा वहां पे इंडस्ट्रीज है, पूरे बिहार से ज्यादा वो शहर में रख दिया गाजियाबाद, नोएडा। इतना डेवलपमेंट नोएडा में जब बसाया गया, तो मान के चलिए 1000 एकड़ जमीन लिया गया, कहा कि सेक्टर 1, हर सेक्टर में 100 एकड़ दे दिया गया इंस्टीट्यूशनल के लिए, कॉलेज स्कूल खोलिए। 1000 एकड़ ले लिया, 1000 एकड़ में सड़क वड़क निकाल के कुल लेके शुद्ध रूप से बचा आपके पास 800 एकड़, क्योंकि सड़कें निकालनी है चौड़ी, सड़कों के बगल में सर्विस लेन निकालना है, इमरजेंसी लेन निकालना है, फ्यूचर के लिए सड़क चौड़ा करने के लिए लेना है, ग्रीन रखना है। शहर ऐसे नहीं ना बच जाएगा, कुछ दिखाइएगा तब तो। इंस्टीट्यूशनल एरिया, यहाँ केवल बिल्डिंगें बनेगी रहने के लिए, रिहायशी एरिया, यहाँ प्लेग्राउंड बना देगा, यहाँ कॉमर्शियल एरिया, दुकान, मॉल, ये सब चीजें खुल जाएगा, ठेला रिक्शा जो लगाना है लगा दीजिए यहाँ पे। तो पूरा बना, एक सेक्टर बन गया, अब तो दूसरा सेक्टर बसाया, तीसरा सेक्टर, पूरा नोएडा भर गया। फिर नोएडा भर गया तो उसके पीछे बनाया ग्रेटर नोएडा, फिर नोएडा एक्सटेंशन। इतना भर गया नोएडा में ना, जिसका कोई, पूरा डेवलप हो चुका है नोएडा, बेहतरीन एकदम। हाँ, कितना साल लगा, 1980 से, 80 से नहीं, 90 के दशक से। राजीव गांधी जब उस समय थे लोग,
उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। गुड़गांव और नोएडा जब बस रहा था, वो एकदम शुरुआती दौर था वहां पे, तो 85-80 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था ना, वही दौर था सब 1990 का। और उस समय भारत में, बिहार क्यों नहीं डेवलप हुआ? इस समय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, नोएडा बस रहा था, गुड़गांव बस रहा था, चंडीगढ़ बस रहा था, पूना बस रहा था, पूरी दुनिया से इंडस्ट्री, डेली 100 कंपनियां भारत में उतर रही थी। कोई नोएडा रजिस्ट्रेशन कराया, कोई चंडीगढ़, कोई गुड़गांव, कोई दिल्ली, कोई मेरठ, ग्रेटर नोएडा बस रहा था। उस समय बिहार में 90 के दशक में एक जात वाले दूसरे जात वाले के पूरा गांव मार दे रहा था। उस जात वाला दूसरे जात, एक बड़े जात वाला है तो छोटे जात को मार दिया, छोटा जात वाला है तो बड़े जात को। ये कहने के लिए है, दोनों पीछे हैं सब यहाँ, दोनों, इसका जहां वर्चस्व रहा है वो उसको मारा है। तो जब दौर चल रहा था विकास का, हम लोग के यहाँ ऑपरेशन चल रहा था, मार काट चल रहा था, वो लोगों के नस में भर गया। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, पुणे, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद, ढोलेरा, इनके दिमाग में बस गया कि हमको इंडस्ट्री जाना है, इंडस्ट्री जा रहा है, इंडस्ट्री जा रहा है। और हमारे यहाँ मरा गया वो तो नेताजी आ रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, नहीं समझ में गया? इतना मार काट मचा दिया, बर्बाद हो गया बिहार। दो जगह बर्बाद हो गया। पहला मौका मिला था आजादी के बाद, दूसरा मिला था 1991 के बाद। अभी क्या हो गया है? अभी 20% आबादी है जो इसे बदलना चाहती है, बाकी 80% टेंशन फ्री, मर जात का। ये नोएडा मिल गया। नोएडा के पास जाके थोड़ा सा नीचे उतरिएगा, नोएडा से देखिएगा आपको मिलेगा मथुरा, आगरा मिला। थोड़ा सा नोएडा के नीचे उतर, मथुरा और आगरा बन गया, मथुरा और आगरा। मथुरा मिला, तो मथुरा के बाद वृंदावन भी मिलेगा, मिला। वृंदावन का किशन कन्हैया मिल गया। वृंदावन मिला कि नहीं मिला? अभी प्रेमानंद कहाँ है? वृंदावन में। कहाँ है? वृंदावन में। मथुरा दिख गया कि नहीं दिख गया? तेल शोधन कारखाना है मथुरा में। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है बहुत बड़ी। मथुरा में कौन सी रिफाइनरी है? ऑयल रिफाइनरी। कहाँ पे है? मथुरा में। बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में। और ऑयल रिफाइनरी से जब धुआं निकलता है ना, उससे ताजमहल पीला पड़ रहा है। ताजमहल क्या पड़ रहा है? हल्का पीला पड़ रहा है। तो देखिए वहां पे आगरा भी दिखेगा। मथुरा के नीचे क्या मिला? आगरा मिला। आगरा में ताजमहल है। खूबसूरती ने यूं ढका ताजमहल की लोग भूल गए कि ये कब्र है किसी। सोचिए, ताजमहल कोई बिल्डिंग तो है नहीं, वो कब्र है किसी, मुमताज और शाहजहां। तो किसी मेकअप के पीछे क्या छुपा है किसी को नहीं बुझाता। ताजमहल की खूबसूरती के आगे क्या कितना, पता है? महल है ये नहीं है, नाम है उसका ताजमहल, कब्र है किसी, समझा? मुमताज की याद में। और रिश्तों में अहमियत देना सीख लीजिए, क्योंकि लोग ताजमहल को लोग देखने आते हैं, मुमताज नहीं। ताजमहल हालांकि है बड़ा अच्छा, हम जाके नहीं देखे हैं, हम जाके नहीं देखे हैं। आगरा के पास से हम कईयों बार गुजरे हैं, फुर्सत नहीं मिला कि कब जाके आदमी देखे। आगरा का पेठा बड़ी प्रसिद्ध है, पेठा मुरब्बा। और आगरा का पागल खाना भारत में सबसे बड़ा है, लेकिन रांची वाला बदनाम हो गया, क्योंकि रांची में सबसे बड़ा अगर कोई चीज दिखता है तो पागल खाना। इसके अलावा भी रांची में बहुत चीज है, स्टेडियम है, अच्छा मौसम है, अच्छी सड़कें हैं, प्लान तरह से बसाया गया। झारखंड का अपना कल्चर है, आदिवासी कल्चर है, सब चीज है। लेकिन एक चीज जो दिख के आता है वो पागल। ओकरा से बड़का पागल खाना कहाँ है? आगरा में। लेकिन ताजमहल सबको ढक देता है, समझा गया कि नहीं? पटना में भी पागल खाना है, कोइलवर में पागल खाना है, वहां पे जाना है क्या? इतना चाव से पूछा था कहाँ, हम बुकिंग करा देंगे। परिचय है हमारा वहां 2-4 को डॉक्टर से, ऑनलाइन बुकिंग हो जाएगा। जहाँ यही गाड़ी आएगी यहीं चले जाएगी। वहां पे नहीं, उधर। आपका गांव कोइलवर है? आगे बढ़े तो सबसे बड़ा पागल खाना आगरा, आगरा वाला पागल खाना। किसी को ना जाना पड़े तो ही ठीक है, पागल खाना में कहा ही जाएगा आदमी, लेकिन उन लोग की जिंदगी बड़ी खराब होती है। आगरा मिल गया तो दिक्कत, लेकिन बहुत दिक्कत नहीं होता। वहाँ के टीचर लोग से हमारा अच्छा संपर्क है, नहीं पागल खाना वाले लोगों को। देखिए, अब देखिए देखिए आप ऐसे देखिए, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को जानता है कि नहीं जानता? हमारा भी पहचान है किससे? पागल खाना वाले को। उनका भी सुबह से काम वही है, हमारा भी सुबह से काम वही है। वहां भी लोग 7 बजे से उठ जाते हैं, हमारे यहाँ भी लोग 7 बजे से। नहीं समझ में आ गया? आप लोग 5 बजे आ जाते हैं। आगे क्लास कल करेंगे। जय हिंद।